गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम ग्रामर पाठ्यपुस्तक के एक नए भाग को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक। हिंदी व्याकरण में कारक का विशेष महत्व है। कारक का अर्थ क्या होता है इनको समझते हैं। कारक का अर्थ है किसी भी क्रिया को करने वाला, अर्थात किसी भी क्रिया को जो करता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और कारक के कितने भाग होते हैं इस पर भी आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारक की परिभाषा की। उससे पहले हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा, अभय ने चाकू से सेब काटा। ये सब क्या है, ये क्रिया के उदाहरण है। परंतु क्रिया के उदाहरण को पढ़ने से पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा को समझेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या है इनको आगे देखते हैं। परिभाषा संज्ञा या स्वनाम के, संज्ञा और स्वनाम का मतलब आप जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और स्वनाम जो होता है जो संज्ञा के बदले में आता हो, जैसे मैं, हम, तुम, इस तरह के शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उसे हम स्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे हम कारक कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, संज्ञा या स्वनाम, संज्ञा या स्वनाम का कि जिस भी रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो, अर्थात किसी भी संज्ञा या स्वनाम का संबंध किसी क्रिया से हो। क्रिया अर्थात कोई भी कार्य को करना ही क्रिया कहलाता है। तो उसका संबंध किसी संज्ञा या स्वनाम से हो या अन्य वाक्यों के साथ हो, अर्थात अन्य वाक्यों के साथ उसका संबंध हो, अर्थात कर्म से भी उसका संबंध हो सकता है, क्रिया से भी उसका संबंध हो सकता है, या अन्य वाक्यों के साथ उसका संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। चलते हैं कारक की परिभाषा को उदाहरण से हम जोड़ते हैं। यहाँ क्या व्यक्त किया गया है, संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से, अर्थात यहाँ कौन संज्ञा शब्द है, राम, मोहन, रत्न, अभय, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। यहाँ पर हम स्वनाम ले सकते हैं, संज्ञा या स्वनाम। यहाँ पर संज्ञा की जगह हम स्वनाम शब्द भी ले सकते हैं। उसका संज्ञा स्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, अर्थात संज्ञा का संबंध किसी क्रिया से हो, किसी क्रिया से जुड़ा हो या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, कारक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम एक संज्ञा शब्द है और उसका संबंध किससे है, क्रिया से। क्रिया क्या कर रहा है, वो पढ़ता है, अर्थात पढ़ने की क्रिया को वो कर रहा है। तो राम पुस्तक पढ़ने की क्रिया को कर रहा है, तो संज्ञा का संबंध सीधे क्रिया से हो रहा, कोई कार्य से हो रहा, या ऐसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है। मोहन हम देख सकते हैं एक संज्ञा शब्द है और उसका संबंध किससे है, क्रिया से है। कैसे, किस सब्जी के काटने से, वो क्या कर रहा, क्रिया कर रहा, कार्य कर रहा, सब्जी को काटने का कार्य कर रहा, सब्जी काट रहा है। तो उसका संबंध किससे है, किसी संज्ञा का संबंध किसी क्रिया से हो रहा या किसी अन्य वाक्य के साथ भी इसका संबंध हो सकता है, तो वो कहलाता है आपका कारक। अगला है हमारा उदाहरण, देख सकते हैं हम। अब रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ क्या व्यक्त किया गया है, रतन एक संज्ञा है, उसका संबंध क्रिया से है, परंतु और भी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
अन्य शब्द भाई के लिए, वो क्रिया किसके लिए कर रहा, अपने भाई के लिए। तो क्रिया का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ भी जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कारक कहते हैं। रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीद रहा है। रतन जो है क्रिया कर रहा है किसके लिए, खिलौने खरीदने की क्रिया कर रहा है, परंतु उसका संबंध अन्य वाक्यों से भी है। कैसे, भाई के लिए, वो क्रिया किसके लिए करे, भाई के लिए। तो यहाँ उदाहरण परिभाषा में बताया गया है ठीक कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा अन्य वाक्यों से संबंधों का पता चलता है, संबंधों का ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है कारक, किसे कहते हैं, कारक उसे कहते हैं जिसका संबंध क्रिया से, संज्ञा का संबंध, यहाँ पर संज्ञा भी हो सकता है, उसकी जगह पर कोई स्वनाम शब्द, जैसे कि अभय की जगह मैं तुम लिख सकती हैं, तुमने चाकू से सेब काटा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा शब्द की जगह यहाँ स्वनाम भी डाल सकते हैं, और संज्ञा या स्वनाम कोई भी हो यहाँ पर उसका संबंध जब क्रिया से संबंध ज्ञात होता है या वाक्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, उसे हम कारक कहते हैं। लास्ट हमारा उदाहरण क्या है, अभय सेब काटा। अभय एक संज्ञा शब्द है, उसका संबंध क्या है, क्रिया से है, सेब काटने से है, और किससे वो क्रिया कर रहा है, चाकू से। तो वाक्य का संबंध क्या है, क्रिया से भी हो रहा है या अन्य शब्दों के साथ भी उसका संबंध ज्ञात हो रहा, उसे हम कारक कहते हैं। चलते हैं, कारक को हमने समझा कि कारक क्या है। तो अब परिभाषा को हमने उदाहरण के साथ जोड़ दिया और जोड़ के देखा कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा अन्य वाक्यों से शब्दों का संबंध ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कारक। कारक की परिभाषा को हमने जाना और उसके उदाहरण को जाना, परंतु कारक में महत्वपूर्ण भाग क्या है, कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं, इनके विषय में जाना बेहद आवश्यक है। तो कारक के भेद भी होते हैं, जिसे हम विभक्ति, उसके चिन्ह भी होते हैं, विभक्ति चिन्ह। भेदों के विभक्ति के विषय में भी आज हम जानेंगे और उनकी पहचान भी करना हम सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला, कारक के भेदों से एक एक करके हम परिचय करेंगे। तो सबसे पहले कारक कौन सा हमारा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये इनके भेद है। करण कारक, उसके बाद पहला हमने देखा, पहला था कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये है कारक के भेद। कारक के कुल ये 8 भेद हैं। परंतु कारक के भेदों को जानने से पहले हमें ये भी जानना आवश्यक, बेहद जरूरी है कि इन कारक के कुछ चिन्ह भी होते हैं, यानी कि इनकी कुछ पहचान भी होती है, और इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम है प्रसक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसक। तो विभक्ति चिन्ह को हम लोग, कारक के जो चिन्ह है इसका नाम है विभक्ति या प्रसक। आपसे अगर प्रश्न किया जाएगा कि कारक के चिन्हों को हम क्या कहते हैं, तो आप ऑप्शन में विभक्ति चिन्ह या प्रसक दिया रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो तो उस पर आप निशान लगा सकते हैं। तो कारक के विभक्ति चिन्ह को हम लोग, कारक के चिन्हों को विभक्ति या प्रसक दोनों कहते हैं। तो कारक के, हर कारक के अपने अपने चिन्ह हैं। चलिए इनसे एक बार परिचय कर लेते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। जहां पर आपको वाक्य में ने दिखाई दे
तो आप समझ सकते हैं कर्ता कारक। पहले कर्ता कारक का मतलब क्या, का अर्थ क्या है इसको समझते हैं। कर्ता का मतलब है किसी भी काम को करने वाला, अर्थात आप लोग अभी कोई कार्य करते हैं, जैसे पढ़ाई करने का कार्य करते हैं, तो आप क्या करता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा, तो राम जो है करता है। उसी प्रकार किसी भी काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ भी बताया, वाक्य प्रयोग के साथ कैसे हम पहचान करेंगे कि ये कर्ता कारक है। राम ने रोटी खाई, या हम एक वाक्य लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं वाक्य के साथ सीधा संपर्क इसका ने चिन्ह दिया गया है। जहां पर भी आपको ने कारक चिन्ह दिखाई दे तो आप बताएंगे कि ये कौन सा कारक है, तो आपको पता चल जाएगा ये है कर्ता कारक। क्यों, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ने जो है वो कारक चिन्ह है, इसी के लिए ये कौन सा कारक होगा, ये कर्ता कारक होगा। ठीक, इसकी पहचान भी करते हुए हम चलेंगे। तो कारक जो है कर्ता कारक का अर्थ तो किसी भी कार्य को करने वाला और उसका विभक्ति चिन्ह अर्थात प्रसर्ग क्या है ने। अगर वाक्य में हमको कहीं भी दिखाई दे ने और हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा कारक है तो हम बता सकते हैं ये कर्ता कारक है। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि किस प्रकार हम कारक की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखाया कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि वाक्य के साथ कि ये कौन सा कारक है तो आप बता सकते हैं कि जहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई दे, यहाँ पर ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता कारक का है। तो राम ने रोटी खाई एक वाक्य है, राम ने जहाँ पर आपको कारक कर्ता के साथ कारक चिन्ह दिखाई दिया ने, और यहाँ पर आपको दिखाई दे ने, तो आप बता सकते हैं कि ने तो कर्ता कारक का चिन्ह है, यानी कि ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। दूसरा हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह अर्थात प्रश्न क्या है, विभक्ति चिन्ह को। कर्म का अर्थ क्या है, जिस पर हम कोई कार्य करते क्रिया करते हैं उसका फल पड़े, अर्थात जो भी कार्य करते हैं उसका फल जिसका प्रभाव जिस पर पड़े वो कहलाता है कर्म कारक। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ, राम ने रावण को मारा। राम एक कार्य कर रहा, किसको मारने का, रावण किसको मार रहा, कार्य क्या कर, मारने का, परंतु क्रिया जो है वो किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा, किसको मार रहा, वो रावण को, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा, रावण के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिया का जब प्रभाव किसी पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक, अर्थात क्रिया का प्रभाव जिस किसी पे पड़े यह वो कहलाता है कर्म कारक। जैसे और यहाँ पर हम देख सकते हैं राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण का प्रभाव पड़ा, क्रिया का प्रभाव रावण के ऊपर पड़ा, और उसके साथ में हमको विभक्ति चिन्ह क्या दिखाई दे रहा, को। आपको जहाँ पर आपको दिखाई दी तो आप बता सकते हैं को जो कारक चिन्ह है किसका है, वो है कर्म कारक का कारक चिन्ह। तो को दिखाई दिया, राम ने रावण को मारा, को जो कारक का कारक चिन्ह है। तो इससे आपने इससे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य कौन सा कारक होगा। जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा राम ने रोटी खाई, आपको देख सकते हैं राम के साथ हमारा ने कारक चिन्ह आया, यानी कि क्रिया के साथ जो कर्ता है उसके साथ हमारे साथ क्या है, ने कारक चिन्ह, यानी कर्ता कारक है। कर्म कारक में हमने पहचाना कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। हमने देखा कि क्रिया हो रही है, राम ने रावण को मारा, राम ने वो कैसी क्रिया करी, मारने की क्रिया करी, और प्रभाव किस पे पड़ा, रावण पे, और रावण के साथ कौन सा कारक चिन्ह है, को जो है वो कर्म कारक का कारक चिन्ह है, इसीलिए कौन सा कारक है, कर्म कारक है। अगला है हमारा, कौन सा अगला कारक हम पढ़ते हैं, अगला कारक है हमारा करण कारक, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, जिससे आपको सुविधा होगी।
से या द्वारा, इसका कारक चिन्ह से या द्वारा। करण कारक का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कि कर्ता जो है कार्य को करने वाला, जिसकी सहायता से कार्य करे। अभी हम पेन की सहायता से लिखते हैं, पेन की सहायता से, तो मेरा कार्य कैसे संपन्न हो रहा? पेन के द्वारा संपन्न हो रहा। तो उसी तरह जिसके द्वारा कोई कर्ता अपना कार्य को पूरा करता है वो कहलाता है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या द्वारा। उदाहरण के साथ हम देखते हैं मोहन कलम से लिखता है। मोहन एक करता है, वो अपना कार्य जो कर रहा है लिखने का, वो किसी की सहायता से कर रहा, कलम से, यानी कि किसी के द्वारा कर रहा हूँ। मैं अभी कार्य कर रही हूँ लिखने का, मैं पेन से लिख रही हूँ, कलम से लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपना कार्य किसके द्वारा कर रही हूँ? इस पेन के द्वारा। तो पेन के द्वारा से हम कोई कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो वो कार्य क्या कहलाता? करण कारक कहलाता। वो कारक क्या कहलाता? करण कारक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लेती हूँ, मैं कलम से लिखती हूँ। यहाँ देख रहे हैं मैं जो कार्य कर रही हूँ वो किसी की सहायता से कर रही हूँ। तो मैं किसी की सहायता, यहाँ करता नहीं, यहाँ स्वरनाम है, अगर कोई भी शब्द आ सकता है, परंतु हमको मतलब है कि जो कार्य जो हो रहा है वो किसी के द्वारा, किसी के सहायता से यदि हो, वो कहलाता है करण कारक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहन जो कार्य कर रहा है वो कलम से कार्य कर रहा, लिखने का कार्य कर रहा, कलम से संपन्न कर रहा। तो किसी के द्वारा कोई कार्य पूरा किया जाता हो वो कहलाता है करण कारक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक क्या है इसको देख लेते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह ओ के लिए, इस तरह के कारक चिन्ह आएंगे तो आपको समझना होगा ये कौन सा कारक है? संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ अपनी चीज वस्तुएं प्रदान करना। तो किसी को कोई चीज दान करना, ये संप्रदान कारक। प्रदान का अर्थ देना। तो संप्रदान का अर्थ क्या होगा? जिसके लिए क्रिया की जाए, कोई भी कार्य किसी और के लिए किया जाए, खुद के लिए ना किया जाए। यदि कोई कार्य किसी के लिए किया जाए या किसी को दिया जाए, प्रदान की जाए खुद की वस्तु, या किसी को कुछ हम दान करते हैं, वो कहलाता है संप्रदान कारक के अंतर्गत आएंगे। इसकी पहचान किसके द्वारा हो सकती है? तो यहाँ पर को के लिए विभक्ति चिन्ह है, परंतु हमको देखना है कि इसमें बोला गया है कि किसी के लिए कोई क्रिया की जाए। अगर किसी के लिए कोई क्रिया की जा रही है वो कहलाता है संप्रदान कारक। माँ बच्चों के लिए खाना बनाई। माँ जो है किसी के लिए, खुद के लिए कार्य नहीं करी, बच्चों के लिए, किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है वो कहलाता है संप्रदान कारक। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कारक चिन्ह के भी आया है, यानी कि के कारक चिन्ह आया है, यानी कि कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। यहाँ पर वाक्य में जब भी आप लोगों को कोई चीज किसी को दी जा रही है, प्रदान की जा रही है, वो कार्य जब आएगा तो वो आप पहचान कर सकते हैं वो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और संप्रदान का अर्थ होता है किसी के लिए किया गया कार्य, किसी के लिए कार्य किया जाए वो कहलाता है संप्रदान कारक। अगला है हमारा अपदान कारक। अपदान कारक बहुत ही सरल है क्योंकि ये इसका कारक चिन्ह सिर्फ एक है, से। यहाँ पर इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? अगर किसी वाक्य में बदला आपको अलगाव दिखे, यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, कोई चीज किसी से तुलना की जा रही है, या कोई चीज किसी से भय डर का भाव जिसमें हो, जिस वाक्य में, वो आता है अपदान कारक में। जहां पर आपको से कारक चिन्ह दिखाई दे, यानी कि वो कौन सा कारक है? वो अपदान कारक है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अभी ये पेड़ में पत्ते थे और पेड़ से क्या हुआ? पत्ते गिर गए, अर्थात अलग हो गए। जहां पर आपको अलगाव, डर, भय
की भावना आए वहां पर कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। और साथ में विभक्ति चिन्ह से दिखाई दे तो वो कौन सा कारक होगा? वो होगा अपदान कारक। तो हमने समझा कि किस प्रकार से वाक्य में जब अलगाव की भावना दिखाई दे, डर या भय की भावना दिखाई दे या तुलना की भावना दिखाई दे तो वो होगा अपदान कारक। हम सीधे वाक्य के द्वारा ही कारक की पहचान कर सकते हैं। अगला हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक की ओर बढ़ते हैं। संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इस तरह के कारक चिन्ह यहाँ दिए गए हैं, परंतु जैसे कि नाम दिया गया संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ है किसी का किसी के साथ, किसी दो पदों का आपस में संबंध हो। दो अलग अलग पदों का आपस में जब संबंध हो, किसी का संबंध ज्ञात हो, वो होता है आपका संबंध कारक। जैसे कि हम कारक चिन्हों को भी के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं, नहीं तो वाक्य में अगर दो पदों का आपस में संबंध दिखाई दे, दो लोगों का आपस में संबंध दिखाई दे, वो होगा संबंध कारक। जैसे कि अन्य पदों से संबंध ज्ञात है, जैसे राम का भाई मोहन है। राम का भाई कौन है? मोहन। तो राम और मोहन का आपस में संबंध ज्ञात हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं संबंध कारक। और कारक चिन्ह भी यहाँ पर का है, तो का जो कारक चिन्ह आपको दिखाई, जिससे समझ में आया कि ये जो है संबंध कारक है। और जहाँ पर दो अलग अलग पदों का आपस में संबंध ज्ञात हो, वो कहलाता है संबंध कारक। अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है कोई चीज किसी क्रिया पर आधार, किसी पे कोई चीज डिपेंड हो, तो वो होता है अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह है में या पर। में या पर आपको जहां भी दिखाई दे तो आप कह सकते हैं ये अधिकरण कारक का वाक्य है। परंतु वाक्य की पहचान से पहले हम ये समझ सकते हैं अधिकरण का अर्थ क्या होता है। अधिकरण का अर्थ है क्रिया पर आधार या कोई चीज किसी पर डिपेंड हो, तो वो कहलाता है अधिकरण कारक। जैसे कि पेन टेबल पर रखी है, पेन टेबल पर रखी है, तो हम देख सकते हैं पेन जो है किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड हो, कोई चीज किसी पर रखी हो, कोई आधार हो आपको, तो वहां पर इस तरह के वाक्य दिखाई दे तो वो अधिकरण कारक कहलाएंगे। जैसे कि टेबल पर पुस्तक है, आपने कहा कि यहाँ पर कारक चिन्ह पर दिखाई दिए तो वो होगा अधिकरण कारक। परंतु ये भी देखिए कि यहाँ पर क्रिया का आधार बताया गया, यानी कि कोई चीज क्रिया जो है किसी के ऊपर डिपेंड होगी। टेबल पर पुस्तक रखी, पुस्तक किसी तरह नहीं रखी है, टेबल के ऊपर रखी गई है, तो वो कोई चीज किसी पर डिपेंड हो, वो का अधिकरण कारक। अगला है हमारा गिलास में दूध है। गिलास में दूध है, गिलास क्या है? खुले में नहीं रखी गई है, किसी पात्र में रखी, किसी गिलास में रखी गई, तो कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंड रहती है, वो कौन सा कारक कहलाता है? वो अधिकरण कारक कहलाता है। गिलास में दूध रखा, दूध जो है ये इसके अंदर डिपेंड है, इसके आधार पर खड़ी है, क्रिया जो इसके आधार पर खड़ी है, तो वो कौन सा कारक कहलाता है? वो कहलाता है अधिकरण कारक। अगला है हमारा संबोधन, जो सबसे सरल, सबसे आसान है। संबोधन का अर्थ इस तरह समझ सकते हैं, कोई चीज किसी से रिस्पेक्ट देना, किसी को सम्मान देना, किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना रिस्पेक्ट भाव से, आदर भाव से, वो कहलाता है संबोधन कारक। जैसे कि यहाँ पर इसका कारक चिन्ह है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिखाई दे, इससे भी आप समझ सकते हैं ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। अगर वाक्य में इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे तो वो भी कहलाता है आपका संबोधन कारक। की पहचान में आपको मदद मिल सकती है। जैसे इसका कारक चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी, किसी को पुकारने या संबोधित करना। संबोधन कारक का अर्थ होता है किसी को पुकारने या संबोधित करना। जैसे कि यहाँ पर हे राम, दिख रहे हैं किसी को पुकारा जा रहा है, राम को पुकारा जा रहा है, वो भी यहाँ पर विस्मयादि बोधक भी चिन्ह है, और किसी को पुकारा जा रहा है तो वो कहलाता है आपका
वो वाक्य किसके अंदर में आता है? वो आता है संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा अजी, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। इधर तो आओ, तो किसी को कुछ पुकारने का कार्य, को बुलाने का कार्य जहाँ पर भी आपको दिखे वो होगा संबोधन कारक। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं विविध कारक के भेदों को। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने जाना आज की कक्षा में कारक। कारक क्या है? जब संज्ञा या स्वनाम का कोई संबंध किसी क्रिया या अन्य वाक्यों के साथ भी जुड़ा हुआ हो, वो ज्ञात हो, तो वो कहलाता है कारक। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के साथ बताया कि रतन जो है एक संज्ञा शब्द है, उसका क्रिया क्या है? खिलौना खरीदने का, परंतु उसका संबंध क्या है? भाई के लिए। तो किसी अन्य वाक्य के साथ भी इसका संबंध जुड़ रहा है, वो वाक्य वो कारक कौन क्या कहलाता है? वो कारक कहलाता है। अगला हमने जाना कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह है को। उसके बाद है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, जिसे हम विभक्ति चिन्ह को प्रसव भी कहते हैं। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमने संप्रदान कारक जिसका है विभक्ति चिन्ह को के लिए अपदान का अर्थ से या अलग होना, किसी पद का किसी चीज से अलग होना। संबंध कारक का अर्थ होता है आपसे संबंध ज्ञात होना। अधिक का के की रा रे री इस तरह के विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में या पद, और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हो अरे अहो अजी। इस तरह से किसी को संबोधित करना, सम्मान देना, पुकारना, वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो आज की कक्षा में हमने इतना जाना। अगली कक्षा में हम एक एक कारक के परिभाषाओं के साथ उसकी पहचान को भी सीखेंगे। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम एक नए भाग के साथ आएंगे।